ओके, सो नेक्स्ट अप इज ई वे बिल। एकदम सिंपल है। ई वे बिल का एक ही मोटिव है कि लोग क्या कर रहे हैं, लोग फेक इनवॉइस बना के सामने वाला उसका क्रेडिट अवेल कर रहे हैं। वो फेक इनवॉइस कैसे बनता है, क्यों बनता है, वो अपन ने ओरिजिनल लेक्चर में पढ़ लिया होगा। अभी सिर्फ समझना कि इंडिया में पॉपुलर है, हवाला के थ्रू फेक इनवॉइसेस बनते हैं, सामने वाला उसका क्रेडिट ले लेता है। सो नॉर्मली गुड्स में सर्विसेज आर इनटेंजिबल, उसमें डिटेक्शन पॉसिबल नहीं होता है, बट गुड्स में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि अगर आपने कोई गुड्स बेचा है, अगर आप क्लेम कर रहे हो कि मैंने कोई गुड्स बेचा है और अगर वो मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रहा है, तो जब भी आप मूवमेंट ऑफ गुड्स करोगे उसके पहले गवर्नमेंट को आपको इंटीमेट करना पड़ेगा कि मेरा ये गुड्स जिसका HSN कोड ये है, HSN कोड मतलब GST कोड ये है, जिसका वैल्यू इतना है, जिसके ऊपर GST एप्लीकेबल ये है, कंसाइनर कौन है, कंसाइनी कौन है, कौन से एड्रेस से कौन से एड्रेस पे जा रहा है और कभी जा रहा है, ये आपको इंटीमेट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट बोलता है ई वे बिल से हम लोग को कोई टैक्स वैक्स नहीं मिलने वाला है, हम लोग को सिर्फ बोगस सेल को ट्रैक करना है, इसके लिए ई वे बिल के प्रोविजन है। ई वे बिल में क्या होएगा, अगर आपका मूवमेंट ऑफ गुड्स है और अगर वो मूवमेंट वेदर सप्लाई की वजह से है, अदर देन सप्लाई है, या कुछ भी हो जाए, मतलब अगर सपोज एक पेंटर है, पेंटर ने पेंटिंग बनाया और पेंटिंग उसने एक एग्जीबिशन सेंटर को दिया, तो जब पेंटर के पास से वो पेंटिंग एग्जीबिशन सेंटर पे जाएगा तब टेक्निकली कोई सप्लाई नहीं हुआ है। तो अगर सप्लाई नहीं हुआ है तो भी आपको ई वे बिल बना के देना पड़ेगा। अगर प्रिंसिपल के ऑफिस से जॉब वर्कर के ऑफिस में कोई गुड्स जा रहा है तो सप्लाई नहीं है, फिर भी आपको ई वे बिल बना के देना पड़ेगा। सो ई वे बिल इज नॉट ओनली रिक्वायर्ड व्हेन देयर इज मूवमेंट, व्हेन देयर इज अ सप्लाई, वेदर मूवमेंट ऑफ गुड सप्लाई है उसके लिए हो रहा है या अदर देन सप्लाई है, आपको ई वे बिल बनाना है। ई वे बिल में आपको इंटीमेट करना है बिफोर कमेंसमेंट ऑफ मूवमेंट कि आप पार्ट ए में कम्युनिकेट करोगे कि गुड्स का सप्लायर और रेसिपिएंट का जीएसटी नंबर क्या है, पिन कोड जहां पे गुड्स जाने वाला है, इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई, डॉक्यूमेंट जो सपोर्टिंग है, HSN कोड्स, ये सब आपको इंटीमेट करना है। और पार्ट बी में आपको व्हीकल का डिटेल देने का है, मतलब आपका गुड्स कौन से ट्रक, टेम्पो, ट्रेन या आप कहीं कैसे भी भेज रहे हो उसका डिटेल आपको देना पड़ेगा। So e-way bill is to track the bogus sale. E-way bill required when there is a movement of goods and the value of goods exceed 50,000. बराबर है। अगर देर इज अ मूवमेंट ऑफ गुड्स और अगर वैल्यू ऑफ गुड्स 50,000 के ऊपर है तो आपको ई वे बिल बनाना है। मूवमेंट सप्लाई है तो भी बनाना है, सप्लाई नहीं है तो भी बनाना है, अनरजिस्टर्ड लोगों से माल खरीद रहे हो तो भी आपको बनाना है। ई वे बिल में बेसिकली गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन चाहिए, पार्ट ए पार्ट बी में। पार्ट ए में आपको इंफॉर्मेशन देना है गुड्स से रिलेटेड, उसका HSN कोड, वैल्यू, सप्लायर, रेसिपिएंट का GST नंबर, क्यों ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसका रीजन एंड सो ऑन। एंड पार्ट बी में आपको सिर्फ व्हीकल का डिटेल देने का है, व्हीकल, वेसल, एयरक्राफ्ट का। पार्ट ए पार्ट बी जनरेट कभी करना है, ऑब्वियसली आपको जनरेट करना है बिफोर द मूवमेंट ऑफ गुड्स। मूवमेंट ऑफ गुड्स कमेंस होने से पहले। अगर आपका सामान मुंबई के फैक्ट्री से दिल्ली में कोई कस्टमर के पास जा रहा है तो आपके फैक्ट्री से निकलने से पहले आपको पार्ट ए अपलोड करना कंपलसरी है। E-way bill is to track the bogus transaction. It is required when there is a movement of goods, value of goods exceed 50,000 तो आपको ई-वे बिल चाहिए। सप्लाई है तो भी ई-वे बिल चाहिए, सप्लाई नहीं है तो भी आपको ई-वे बिल चाहिए। हाउएवर ई-वे बिल बिफोर कमेंसमेंट ऑफ मूवमेंट बनेगा और दो केस के अंदर ई-वे बिल कंपलसरी है। 1 रुपए का मूवमेंट हो रहा है तो भी ई-वे बिल कंपलसरी है। अगर इंटरस्टेट आप जॉब वर्कर के पास गुड्स भेज रहे हो या इंटरस्टेट आप हैंडीक्राफ्ट गुड्स बेच रहे हो, अगर प्रिंसिपल महाराष्ट्र का है, जॉब वर्कर गुजरात का है, महाराष्ट्र के प्रिंसिपल ने गुजरात के जॉब वर्कर को सामान ट्रांसफर किया है, तो ई-वे बिल इज मैंडेटरी। अगर 1 रुपए का सप्लाई होगा तो भी ई-वे बिल जरूरी है। सिमिलरली अगर आप हैंडीक्राफ्ट गुड्स सप्लाई कर रहे हो और अगर आपको रजिस्ट्रेशन लेना ऑप्शनल है, बट हैंडीक्राफ्ट गुड्स में आपको ई-वे बिल बनाना कंपल्शन है, मैंडेटरी टू जनरेट ई-वे बिल। ई-वे बिल किसको जनरेट करना है? प्रैक्टिकली ई-वे बिल कोई भी जनरेट करे, फर्क नहीं पड़ता है, बट लीगली अगर जो आदमी मूवमेंट ऑफ गुड्स कर रहा है वो ई-वे बिल बना के देगा। अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है और उसने बोला है कि मैं तेरे ऑफिस में सामान पहुंचा के दूंगा तो सप्लायर ई-वे बिल बनाएगा। अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है और रेसिपिएंट एक्सट्रीमली सॉरी,
रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है और रेसिपिएंट अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स कर रहा है तो रेसिपिएंट बना के देगा, और अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, तो हमेशा रेसिपिएंट को ई वे बिल बनाना कंपलसरी है. सो हु शुड जनरेट ई वे बिल? सप्लायर अगर मूवमेंट कर रहा है तो सप्लायर ई वे बिल बनाएगा, रेसिपिएंट मूवमेंट कर रहा है तो रेसिपिएंट ई वे बिल बनाएगा, सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, तो हमेशा रेसिपिएंट ही ई वे बिल बनाएगा. ओके. ई वे बिल आपको तभी बनाना है जब वैल्यू ऑफ गुड्स 50,000 के ऊपर है. अब जब ये वैल्यू काउंट करोगे तो वही जो अपन ने असेसेबल वैल्यू इज इक्वल टू ट्रांजैक्शन पढ़ा था उसी को वैल्यू बोलते हैं. बट अपने वैल्यू में जीएसटी इंक्लूड करना है और एग्जेम सप्लाई इंक्लूड नहीं करना है. मतलब एक ही टेम्पो में मिल्क ट्रांसपोर्ट हो रहा है जो एग्जेम सप्लाई है, और शर्ट ट्रांसपोर्ट हो रहा है जो टैक्सेबल सप्लाई है, तो 50,000 के कंप्यूटेशन में सिर्फ शर्ट का वैल्यू लेंगे, ओनली टैक्सेबल सप्लाई कंसीडर होएगा, एग्जेम सप्लाई कंसीडर नहीं होने वाला है. अगर शर्ट का वैल्यू 45,000 है और जीएसटी उसके ऊपर से 10,000 है तो वैल्यू 55,000 हो जाएगा. दैट इज वैल्यू विल इंक्लूड जीएसटी बट विल नॉट इंक्लूड एग्जेम सप्लाई. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ई वे बिल इंट्रा स्टेट सप्लाई में चाहिए या इंटर स्टेट में? अपना एग्जाम ऑल इंडिया लेवल का है तो बेटा इंटर स्टेट में ई वे बिल बनाना मैंडेटरी हो गया 2018 से, बट इंट्रा स्टेट सप्लाई में स्टेट गवर्नमेंट के लॉ के हिसाब से वो एप्लीकेबल होगा. सो इंटर स्टेट मूवमेंट है तो ई वे बिल इज मैंडेटरी, इंट्रा स्टेट में जरूरी है या नहीं है स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगा. हाउएवर अगर एक आदमी गुड्स मध्य प्रदेश में ही बेच रहा है, बट जब ये गुड्स ट्रांसफर हो रहा था तो राजस्थान के थ्रू पास हुआ, तो ई वे बिल कंपलसरी है इवन दो सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट है. बट अगर मूवमेंट दूसरे स्टेट के थ्रू हो रहा है तो ई वे बिल बनाना ही पड़ेगा. सिमिलरली अगर बिल टू शिप मॉडल है, बिल टू शिप मॉडल में हमेशा तीन पार्टी होती है, ए बी और सी. ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, बी और सी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, बट बी ने बोला है कि ए सी को डायरेक्टली डिलीवर कर दे. तो डिलीवरी मतलब मूवमेंट तो एक ही बार हो रहा है, तो अगर मूवमेंट एक बार हो रहा है तो ई वे बिल भी एक ही बार बनाना है. या तो ए बनाएगा या तो सी बनाएगा, कोई भी बनाओ चलेगा, बट ई वे बिल एक ही बार बनाना कंपलसरी है. लास्टली अगर महाराष्ट्र में एसईजेड है और महाराष्ट्र में ही डीटीए है, तो एसईजेड के बाहर का जो एरिया हो गया वो डोमेस्टिक टैरिफ एरिया है. तो सपोज अंधेरी इज अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अज्यूम करो ना पूरा अंधेरी स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, बट अंधेरी के बाहर वाला एरिया स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं है, तो बोरीवली कांदिवली सब एसईजेड नहीं है. तो अगर महाराष्ट्र मतलब एसईजेड से डीटीए में गुड्स जा रहा है या डीटीए से एसईजेड में जा रहा है, तो अपन ने प्लेस ऑफ सप्लाई में पढ़ा था ये इंटर स्टेट मानते हैं, बट इसका मूवमेंट विद इन द स्टेट हो रहा है तो ई वे बिल कंपलसरी नहीं है. सो ई वे बिल इज रिक्वायर्ड व्हेन द मूवमेंट ऑफ गुड्स इज इंटर स्टेट. अगर सेम स्टेट से सेम स्टेट में जा रहा है तो ई वे बिल नहीं चाहिए. सेम स्टेट से सेम स्टेट में जा रहा है बट दूसरे स्टेट से पास हो रहा है तो ई वे बिल चाहिए आपको. बराबर है. वैलिडिटी ऑफ ई वे बिल, अगर आप मुंबई से सामान से अहमदाबाद पहुंचा रहे हो, कुछ भी मैं डिस्टेंस लिख रहा हूं, डिस्टेंस 375 किलोमीटर है, कुछ भी डिस्टेंस एग्जांपल है बस. तो अगर आपने मुंबई में 1 अक्टूबर को ई वे बिल जनरेट किया था तो आपका सामान अहमदाबाद में कभी पहुंच जाना चाहिए? 3 अक्टूबर को मिडनाइट, रात को 12 बजे. सो ई वे बिल एवरी 200 किलोमीटर के लिए 1 डे का वैलिडिटी है. सो 200 किलोमीटर अपना 400 किलोमीटर हो गया ना, 375 मतलब, तो 2 दिन ई वे बिल वैलिड है. तो 2 अक्टूबर 3 अक्टूबर को रात को 12 बजे तक आपका वो वैलिडिटी है. बट अगर आप ओवर डायमेंशनल कार्गो में लेके जा रहे हो, ओवर डायमेंशनल कार्गो में, तो ये डिस्टेंस 20 किलोमीटर हो जाएगा. मतलब यही एग्जांपल में 20 किलोमीटर के हिसाब से आपका गुड्स उधर पहुंच जाना चाहिए. बराबर है. सो नॉर्मल टेम्पो में जा रहा है तो 200 किलोमीटर फॉर 1 डे, और अगर ओवर डायमेंशनल में जा रहा है तो 20 किलोमीटर फॉर 1 डे. पार्ट किलोमीटर को फुल मानेंगे. बराबर है. सो 201 किलोमीटर मतलब 2 दिन का वैलिडिटी आपको मिलेगा. वैलिडिटी एक्सपायर होएगा नेक्स्ट डे के रात को 12 बजे.
तो आपने फ्राइडे को जनरेट किया है तो 24 घंटे का टाइम नहीं है, नेक्स्ट डे का रात को 12 बजे जो भी होएगा उस पर आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा, उधर तक चलेगा। ई वे बिल आपने अगर जनरेट किया है तो 24 घंटा फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स जनरेशन, तो 1 अक्टूबर रात को 12 बजे अगर मैंने जनरेट किया या दोपहर के 12 बजे जनरेट किया तो वहां से 24 आवर्स के अंदर अंदर आप उसको कैंसिल भी कर सकते हो, इट इज अलाउड। बट अगर गुड्स ऑलरेडी वेरीफाई हो गया है ट्रांजिट में तो आप कैंसिल नहीं कर पाओगे। ऑब्वियसली अगर मूवमेंट हो रहा है तो कैंसिल कैसे करोगे, वो भी वेरीफाई हो चुका है, बराबर है। सो रिपीट कर रहा हूं मैं वापस से, ई वे बिल आप अगर जनरेट कर रहे हो तो आपको 24 घंटे में कैंसलेशन अलाउड है, और अगर नहीं कैंसिल हुआ तो जो भी गुड्स है 200 या 20 किलोमीटर के रेंज के हिसाब से आपका पहुंच जाना चाहिए। प्लीज रिमेंबर, अगर 1 अक्टूबर को मैंने पार्ट ए ऑफ ई वे बिल अपलोड किया है, पार्ट ए 1 अक्टूबर को, मैंने 3 अक्टूबर को पार्ट बी में व्हीकल का डिटेल डाला है, तो ये जो वैलिडिटी काउंट होएगा बेटा वो 3 अक्टूबर से काउंट होएगा, नॉट फ्रॉम 1 अक्टूबर। सो वैलिडिटी काउंट होता है फ्रॉम द डे पार्ट बी हैज बीन फाइल्ड, फ्रॉम द डे पार्ट बी हैज बीन फाइल्ड, नॉट द डे फ्रॉम व्हेन पार्ट ए वाज फाइल्ड, बराबर है। ओके, सो रिपीट करो ना, नहीं तो हैवी हो जाएगा। पहला क्वेश्चन, ई वे बिल क्यों है? बोगस सेल को ट्रैक करने के लिए। ई वे बिल क्या है? गवर्नमेंट को मूवमेंट ऑफ गुड्स को ट्रेस करना है, तो कौन से व्हीकल से जा रहा है, कौन सा गुड्स जा रहा है, कहां पे जा रहा है, कभी जा रहा है, उसके लिए ई वे बिल आपको फाइल करना है। ई वे बिल आपको तभी फाइल करना है जब मूवमेंट ऑफ गुड्स है और उसका वैल्यू 50,000 को एक्सीड हो रहा है। वेदर आपका ट्रांजैक्शन सप्लाई है, सप्लाई नहीं है, आपका अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स है तो ई वे बिल इज रिक्वायर्ड। पार्ट ए आपको मूवमेंट कमेंस होने से पहले जनरेट करना है। दो केस में ई वे बिल कंपलसरी है, इंटरस्टेट अगर जॉब वर्कर के पास जा रहा है या इंटरस्टेट हैंडीक्राफ्ट गुड्स है तो। ई वे बिल किसको जनरेट करना है? अगर सप्लायर मूवमेंट कर रहा है तो वो ई वे बिल जनरेट करेगा, रेसिपिएंट कर रहा है तो वो ई वे बिल जनरेट करेगा, सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो रेसिपिएंट को करना कंपलसरी है। ई वे बिल में दो पार्ट है, पार्ट ए में गुड्स का डिटेल है, पार्ट बी में व्हीकल का डिटेल है। वैल्यू जब निकालोगे 50,000 का, सिर्फ टैक्सेबल गुड्स लेना है और उसमें जीएसटी इंक्लूड करना है, बट एग्जाम सप्लाई इंक्लूड नहीं करना है। इंटर स्टेट में ई वे बिल मैंडेटरी हो गया है, इंट्रा स्टेट में स्टेट लॉ एप्लीकेबल हो जाता है। बट अगर बिल टू शिप मॉडल है तो एक ही ई वे बिल चाहिए। डीटीए और एसईजेड अगर सेम स्टेट में है तो ई वे बिल नहीं चाहिए, और अगर एक स्टेट से सेम स्टेट में जा रहा है बट दूसरे स्टेट के थ्रू पास हो रहा है तो ई वे बिल आपको चाहिए रहेगा। वैलिडिटी हर 200 किलोमीटर के लिए 1 डे का वैलिडिटी है, अगर ओवर डायमेंशनल कार्गो में जा रहा है तो 20 किलोमीटर फॉर 1 डे। 24 घंटे में आप ई वे बिल कैंसिल कर सकते हो, और वैलिडिटी काउंट होएगा जब से आपने पार्ट बी में डिटेल अपलोड किया है, नॉट फ्रॉम पार्ट ए। ओके, बराबर है। नो ई वे बिल, कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन है जहां पे अगर 50,000 रुपए के ऊपर का सप्लाई भी हो रहा है तो भी आपको ई वे बिल नहीं चाहिए, जिसको अपन बोलते हैं एंड्रिव स्कैन, बराबर है, एंड्रिव स्कैन। अगर आप एनेक्शर वाले गुड्स लेके जा रहे हो, एनेक्शर वाले गुड्स मतलब एलपीजी जो आपके घर पे आ रहा है, केरोसिन जो राशन के दुकान पे जा रहा है अंडर पीडीएस, पोस्ट ऑफिस वाले अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, या ज्वेलरी कोरल एंड पर्ल्स अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, करेंसी और पर्सनल इफेक्ट्स, ये सब पे ई वे बिल नहीं चाहिए। सो अगर अपन घर शिफ्ट कर रहे हैं, मूवर्स एंड पैकर्स को बुलाया तो ई वे बिल इज नॉट रिक्वायर्ड। ज्वेलरी कोरल पर्ल पे ई वे बिल इज नॉट रिक्वायर्ड। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कोई भी एन मतलब नॉन मोटराइज कन्वेंस, हाथ गाड़ी बैलगाड़ी से गुड्स जा रहा है तो ई वे बिल नहीं चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के डायरेक्शन पे अगर ट्रांसफर हो रहा है तो ई वे बिल नहीं चाहिए। रेलवे से गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो ई वे बिल चाहिए, बट अगर रेलवे से गवर्नमेंट का गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो ई वे बिल नहीं चाहिए। ई मतलब एम्प्टी कार्गो, एम्प्टी सिलेंडर्स पे ई वे बिल का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर सप्लायर के दुकान से वे ब्रिज के पास गुड्स जा रहा है और अगर ये दोनों के बीच में 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो ई वे बिल इज नॉट रिक्वायर्ड। फ्रॉम द प्लेस ऑफ कंसाइनर टू वे ब्रिज, वे ब्रिज मतलब आप एक वजन करने के लिए सामान लेके जा रहे हो, और अगर ये 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो ई वे बिल नहीं चाहिए। शेड्यूल 3 गुड्स पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है तो ई वे बिल एप्लीकेबल नहीं है।
एल्कोहलिक लीकर एंड 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, तो ई वे बिल एप्लीकेबल नहीं है। जहां पे कस्टम सुपरविजन ऑलरेडी हो रहा है, मतलब एक कस्टम पोर्ट से दूसरे पोर्ट पे सामान जा रहा है या एयरपोर्ट पे जा रहा है, तो आपको ई वे बिल नहीं चाहिए, बिकॉज कस्टम ऑलरेडी सुपरवाइज कर रहा है। सिमिलरली अगर कोई भी गुड्स ट्रांजिट कार्गो है जो नेपाल भूटान जा रहा है या नोटिफाइड एरिया में है, तो आपको ई वे बिल का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सो ई वे बिल 50,000 के ऊपर के वैल्यू पे जरूरी है, बट एंड्रीव स्कैन पे ई वे बिल इज नॉट रिक्वायर्ड। बराबर है, फाइन, ओके। मैंने क्या किया था, मैंने पार्ट ए अपलोड किया था और मैंने उसमें गुड्स का डिटेल दिया था। मैंने पार्ट बी अपलोड किया और व्हीकल का नंबर दिया। अब बेटा अगर बीच रास्ते में मेरा टेम्पो खराब हो गया, तो मैंने पुराने टेम्पो से गुड्स अनलोड किया और नए टेम्पो में शिफ्ट किया, तो अगर चेंज ऑफ कन्वेंस हो रहा है, तो आपको पार्ट बी में नए व्हीकल का नंबर अपडेट करना कंपलसरी है। जरूरी नहीं है खराब हो रहा है तो ये ऐसा होएगा, कोई भी रीजन से। सपोज मैंने ट्रांसपोर्टर को सामान भेजा और मैंने बोला राजस्थान सामान पहुंचा दे, उस बंदे ने क्या किया, गुजरात तक सामान लेके गया, फिर दूसरे ट्रांसपोर्टर के व्हीकल में उसको शिफ्ट कर दिया। तो वेदर नए वेसल नए व्हीकल में शिफ्ट हो रहा है या वेदर पुराना व्हीकल डैमेज हो गया इसलिए शिफ्ट हो रहा है, कोई भी रीजन से अगर कन्वेंस चेंज हो रहा है, तो नए टेम्पो का नंबर आपको पार्ट बी में अपडेट करना पड़ेगा। हाउएवर अगर कंसाइनर के प्लेस से ट्रांसपोर्टर का प्लेस 50 किलोमीटर के डिस्टेंस के अंदर है, या ट्रांसपोर्टर के प्लेस से कंसाइनी का प्लेस 50 किलोमीटर के अंदर है, तो आपको पार्ट बी में ये व्हीकल का इंफॉर्मेशन नहीं देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने ऑफिस से 5 किलोमीटर दूर ट्रांसपोर्टर के ऑफिस में पहले MH01 टेम्पो में सामान लेके गया, फिर सामान ट्रांसपोर्टर को दिया, वो MH02 में सामान गुजरात लेके गया, फिर गुजरात जाने के बाद छोटे टेम्पो में GJ1 में उसने सामान कंसाइनी के पास पहुंचाया। तो मैं MH01 का डिटेल नहीं दूंगा, बिकॉज मेरे और ट्रांसपोर्टर का डिस्टेंस 50 किलोमीटर के अंदर का है। ट्रांसपोर्टर MH02 में लेके गया, तो MH02 का डिटेल पार्ट बी में जाएगा। फिर MH02 से टेम्पो से सामान अनलोड हुआ, GJ1 में गया और फिर गुजरात में लोकली ट्रांसपोर्ट हुआ। तो अगर ट्रांसपोर्टर और कंसाइनी के बीच में 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो GJ1 भी देने का जरूरत नहीं है। इज दैट पॉइंट क्लियर? नहीं, अगर ट्रांजैक्शन 50,000 के नीचे का है तो ई वे बिल आपको नहीं जनरेट करना है, अनलेस जॉब वर्कर के पास जा रहा है और हैंडीक्राफ्ट गुड्स है तो। ये समझा है अपडेशन वाला पार्ट? बाकी लोग रिप्लाई करो प्लीज। बराबर है। सो नीरज के ऑफिस से MH01 टेम्पो में ट्रांसपोर्टर के पास सामान गया, फिर ट्रांसपोर्टर इसको MH02 में अपने अपने एक प्लेस पे लेके गया, ये ट्रांसपोर्टर का ही प्लेस है। फिर MH01 से 2 से उसने सामान GJ1 में शिफ्ट किया और फिर कंसाइनी के पास लेके गया। तो अगर नीरज और ट्रांसपोर्टर का डिस्टेंस 50 किलोमीटर के अंदर है, तो MH01 पार्ट बी में नहीं अपलोड करना है। अगर ट्रांसपोर्टर से कंसाइनी का डिस्टेंस 50 किलोमीटर के अंदर है, तो आपको GJ1 का डिटेल अपडेट नहीं करना है। समझाए? ओके। कंसोलिडेटेड ई वे बिल, बेटा A, B और C तीन लोग हैं, तीनों का सामान एक ही टेम्पो में जा रहा है, बराबर है, MH01 में। तो ये एक को टीवी ट्रांसपोर्ट करना है, एक को फ्रिज, एक को वॉशिंग मशीन, तो तीनों अलग अलग टेम्पो में थोड़ी ना करेंगे। तो तीनों ने एक ही टेम्पो वाले को पकड़ा, टेम्पो का कॉस्ट शेयर किया और एक ही टेम्पो में सामान भेज रहे। अगर ये सब लोगों ने अपना ई वे बिल 1 फाइल किया है, तो ट्रांसपोर्टर ई वे बिल 2 फाइल करेगा। क्या फाइल करेगा? ई वे बिल 2। और वो बताएगा कि A, B और C तीनों का सामान मैं MH01 में लेके जा रहा हूं एक साथ। इसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड ई वे बिल। वापस से रिपीट कर रहा हूं, A, B और C तीनों का सामान एक ही टेम्पो में जा रहा है MH01 में, और तीनों ने अपना अपना ई वे बिल 1 अपलोड किया है।
तो ट्रांसपोर्टर ई वे बिल 2 अपलोड करेगा, जहां पे वो इंडिकेशन देगा कि सबका सामान मैं एक टेम्पो में लेके जा रहा हूं। अब समझो ए, बी और सी तीनों का सामान का वैल्यू 20,000 है, तो तीनों ने ई वे बिल 1 फाइल नहीं किया, बट तीनों का सामान एक ही टेम्पो में जा रहा है, तो ये टेम्पो वाले को 1 भी फाइल करना है और 2 भी फाइल करना है। अगर इन लोग ने अपना 1 फाइल कर दिया तो ट्रांसपोर्टर 1 फाइल नहीं करेगा, बट अगर इन लोग ने अपना 1 फाइल नहीं किया तो ट्रांसपोर्टर को 1 भी फाइल करना है और 2 भी फाइल करना है। बोथ विल बी फाइल्ड बाय द ट्रांसपोर्टर। इज दैट पॉइंट क्लियर? बाकी तो वही है कि ऑफिसर इंस्पेक्शन के लिए टेम्पो को रोक सकता है, एग्जाम में नहीं पूछना चाहिए। इंस्पेक्शन वेरिफिकेशन के लिए ऑफिसर ने रोका है, उसका इंफॉर्मेशन दिया हुआ है एंड सो ऑन। बराबर है। आप इन्फॉर्म, अगर डिटेन्ड व्हीकल है तो आप 30 मिनट्स में इन्फॉर्म कर सकते हो कि अपना व्हीकल डिटेन्ड हुआ है और एक्शन लिया जा सकता है। सो दैट वाज योर ई वे बिल। 3-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ई वे बिल किसको जनरेट करना है, 50,000 का वैल्यू कैसे काउंट करना है, ई वे बिल कभी एप्लीकेबल नहीं होएगा, और वो इंटर स्टेट में 2 केस में ई वे बिल मैंडेटरी कब है। तो ये छोटे मोटे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बाकी तो थियरी बेस्ड है, उसमें इतना रिलेवेंट नहीं है। सो दैट वाज योर ई वे बिल।